नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमसे यूपीएससी, यूपीपीएससी और बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसमें हम हमेशा मैप की कुछ प्लेसेस को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर कुछ हमें उन प्लेसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है। उन डिस्क्रिप्शन की हम अगर बात करें तो फिजिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, यानी कि जो वो प्लेसेस हमारी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेमस हैं, हमें उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यूपीएससी 2019 से मैंने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट अगर हम देखें तो लोथल बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, पीटी में कई बार एग्ज़ाम में आती है। और ये जो साइट है हमारी, ये गुजरात में, और गुजरात में भी अगर हम देखें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है और इसको विश्व का सबसे पुराना एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और ये अगर हम देखें तो ये अहमदाबाद से नियर बाई रीजन में लोकेटेड है। तो ये हमारा लोथल का डिस्क्रिप्शन था। आगे देखते हैं बियास। अगर हम बियास रिवर की बात करें तो ये सतलुज रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 470 किलोमीटर है। और ये कपूरथला के निकट जो हरी के प्लेस है, ये वहाँ पर सतलुज में मर्ज हो जाती है। तो ये बियास रिवर के बाद अगर हम देखें तो चिखल दारा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में अमरावती जो रीजन है ये वहाँ पर लोकेटेड है। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा नरोरा, तो नरोरा हम सब जानते हैं कि यह एक एटॉमिक पावर प्लांट है। यहाँ पर यह गंगा रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है और साथ ही साथ यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो ये हमारा नरोरा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं हम लैंगपुई को, यानी कि जो लैंगपुई है, अगर इसके बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसकी इन्फॉर्मेशन एक ये कि जो मिज़ोरम है, ये मिज़ोरम का एक अकेला स्टेट एयरपोर्ट है। यानी कि जो मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल, यहाँ पर हमें एयरपोर्ट नहीं मिलता है। और ये आइजॉल से 32 और 35, मतलब मैंने इसको गूगल पे देखा था, तो अराउंड 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है हमारा ये एयरपोर्ट। और बिल्कुल बाउंड्री पर है ये, मतलब बाउंड्री से थोड़ा आगे कह सकते हैं, जहाँ पर बांग्लादेश का बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसकी दूरी पर है। तो ये हमारा लैंगपुई के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसी एयरपोर्ट पर जब ये उड़ान की जो हमारी स्कीम है उसको स्टार्ट किया गया, तो ये हाईलाइट में आया। और ये हाईलाइट में आया तो आप देखिए यूपीएससी ने 2019 में ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। तो अब देखते हैं इन प्लेसेस को अपने इंडिया के मैप पे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले अपने लोथल को। तो लोथल अगर हम देखें तो लोथल यहाँ कहीं लोकेटेड है, इधर वाले पॉइंट्स पे, यहाँ पर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी साइट थी अहमदाबाद के पास में, जो कि हम नाम से जानते हैं लोथल को। तो ये हमारा लोथल का लोकेशन है इस पॉइंट पे। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेस है। सेकंड को अगर हम देखें तो ब्यास रिवर। तो जो ब्यास रिवर है वो अराउंड यहाँ से ऐसे चलेगी और ऐसे पंजाब में आती है और यहाँ पर ये सतलुज से मिल जाती है। तो ये ब्यास रिवर।
फिर अगर हम देखें अमरावती, तो जो महाराष्ट्र का ये रीजन है, यहाँ पर इस रीजन में हमें मिलेगा चिखलदरा, और ये एक फेमस हिल स्टेशन है। फिर अगर हम देखें नरौरा, तो नरौरा हमें यूपी वेस्ट के रीजन में मिलेगा। तो नरौरा यूपी वेस्ट और बुलंदशहर, जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी। और फाइनली जब हम पहुंचते हैं लैंगपुई पे, तो लैंगपुई ये रीजन है, यानी कि ये हमारा मिज़ोरम। और यहाँ नीचे अगर हम इसको देखें क्लियरली, तो ये तो हमारी स्टेट कैपिटल हो जाएगी। और इस स्टेट कैपिटल से इधर नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा लैंगपुई एयरपोर्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैप बेस एक प्रैक्टिस के तौर पे मैं हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ। देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक है सॉइल का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे अपने आज इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट नोट ऑन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, मृदा निर्माणक प्रक्रमों पर टिप्पणी कीजिए। यूपीपीएससी 2015 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं क्या इसका ब्रीफ और एक बेस्ट और मॉडल आंसर होना चाहिए। अब अगर हम देखें सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का, तो जो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्टरी फॉर्म होना चाहिए, तो वो क्या है। जैसे कि अगर हम देखें जो हमारी सॉइल है, इस सॉइल में कई सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, जैसे कि फिजिकल, ठीक, यानी कि भौतिक। फिर अगर हम बात करें तो कुछ केमिकल यानी कि रासायनिक, और कुछ बायोलॉजिकल यानी कि जीवीय। तो इन तीनों फैक्टर्स से मिलकर जिसे हम अगर कहें तो सॉइल जो है फॉर्म होती है। पर जब ये सॉइल फॉर्म होगी तो उनको इन 3 फैक्टर से होकर गुजरना पड़ता है। और जो ये 3 फैक्टर्स हैं, तो जो ये 3 फैक्टर से होकर जब ये सॉइल गुजरेगी, तो फाइनली हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो एक पर्टिकुलर मटेरियल, यानी कि हम अगर कहेंगे तो उसे वो एक सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है सॉइल का, उसका नाम है सॉइल एनरिचमेंट, या फिर हम अगर कहें तो मृदा संवृद्धि। यानी कि इसको हम अगर देखें तो सारे के सारे वो प्रोसेस इसमें आएंगे जो कि हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल, और ये कहा जाए कि बायोलॉजिकल यानी कि जैविक की बात होगी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नॉन बायोलॉजिकल या फिर हमारे मिनरल के जो हमारे मटेरियल हैं, वो जो मिनरल मटेरियल का इंक्रीमेंट लगेगा इसमें, तब हमारा सॉइल एनरिचमेंट की प्रोसेस एक्टिव होगी। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसमें जो हमारे फैक्टर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो जो हमारा सॉइल इनरिचमेंट होता है किसी भी मिनरल का एक पर्टिकुलर मटेरियल में इंक्रीमेंट होना। तो वो जो मिनरल है हमारा या तो किसी भी एक फिजिकल फैक्टर से हो सकता है, या फिर अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी एक मटेरियल को डिकम्पोज करें और फिर पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट्स में वो उनको डिकम्पोज कर दें, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फर्दर किस में मिल जाएंगे, हमारे टॉप लेयर में। और जो टॉप लेयर में मिलेंगे तो सॉइल के अंदर उसी न्यूट्रिएंट्स में बहुलता देखने को मिलेगी। तो जो ये वाली प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं जो एक्टिव हो जाएं, जैसे कोई रॉक सिस्टम है, तो रॉक सिस्टम के ऊपर हम देखें कि एक्सट्रीम हीट पड़ी, फिर कुछ पानी पड़ गया उस पर, तो जब पानी पड़ा तो उसमें क्या होने लगा, फर्दर पानी के पड़ने से क्रैक्स आई, यानी कि जो वेदरिंग वाली प्रोसेस है। अब जब वेदरिंग की प्रोसेस होगी तो उसको फिर आगे अगर हम मूव करें तो वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में डिकम्पोज होगा या फिर डिसइंटीग्रेट होगा, और फिर ये जो मटेरियल है ये हमारा टॉप लेयर में आके इंक्लूड होगा, और वहीं से हमारी सॉइल की एक पर्टिकुलर फीचर देखने को मिलेगी जो उसके पेरेंट रॉक को बताएगी। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो हमारा कहीं पे भी सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक पेरेंट रॉक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही अगर कोई पेड़ वगैरह है तो वो अगर कहीं गिर जाएगा तो वो कुछ समय के बाद पेड़ पड़े पड़े सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा तो सूखने के बाद फिर उसका डिसइंटीग्रेशन यानी कि डिकम्पोजिशन होना शुरू होगा, और वहाँ से कार्बन का जो मटेरियल है वो हमारे सॉइल में आना शुरू होगा। तो इस टाइप से
हमें इनरिचमेंट देखने को मिलेगी। फिर ऐसे ही अगर हम देखें तो कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्टर है सॉइल के इनरिचमेंट में। तो वो कुछ ऐसे जैसे कि कैपिलरी यानी केशिकत्व की बात करें तो जो हमारा मटेरियल नीचे से लाइटर मटेरियल ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और जो ऊपर के हैवियर मटेरियल हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये भी हमारा एक एक्शन है सॉइल इनरिचमेंट में। फिर अगर देखें तो कुछ ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कह, इंसेक्ट्स को हम कह सकते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट है हमारी छोटी एंट्स यानी कि चींटियों की बात की गई है, यानी कि दीमक की टर्माइट्स की बात की गई और केचुए की बात। तो इनका क्या काम होता है, ये हमारे सॉइल की जो ऊपरी लेयर है उस लेयर में ये धीरे धीरे नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब जब ये नीचे की तरफ चले जाएंगे तो ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर बहुत टाइनी टाइनी होल्स बनाते हैं। तो जब ये होल्स बनाएंगे तो इनका सबसे मेन यूटिलिटी ये होगी कि जो हमारी सॉइल के अंदर एयर जाने की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी नीचे तक हो जाएगी, यानी कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वहाँ तक हमें क्या मिलेगा, बहुत टाइनी होल्स, और डायरेक्टली जो एयर है, एरेजन है, वो हमें आसान होता हुआ दिखेगा इन इंसेक्ट्स की वजह से। तो देखिए इन सारे फैक्टर से हमारा सॉइल का क्या हुआ, इनरिचमेंट हुआ। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था हमारा सॉइल की फॉर्मेशन प्रोसेस में। अब अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें सॉइल फॉर्मेशन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो नाम आएगा वो आएगा लॉस ऑफ मिनरल मैटर, यानी कि जो हमारा सॉइल प्रोफाइल है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के मैटर का लॉस भी होता है और ट्रांसफ़र भी होता है। अब ये जो लॉस होगा मैटर का तो वो कई सारे फैक्टर से हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वाटर का सॉइल के सरफेस पे, तो उससे भी लॉस हो सकता है। और बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर बात है कि क्योंकि अगर वाटर सॉइल के ऊपर सरफेस पे होगा तो जब वो रन करेगा या फ्लो करेगा तो अपने साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वो ले जाएगा। फिर अगर हम देखें सेकंड वन, तो जो हमारा ट्रांस इवेपोरेशन की बात करें अगर, तो या फिर हम इवेपो ट्रांसपायरेशन की बात करें, तो जो हमारे सॉइल में मॉइस्चर है, अगर इवेपोरेशन तेज़ी से होगा तो जो ये सॉइल का मॉइस्चर है ये भी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होगा। फिर अगर हम बात करें तो एक डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जो हमारे सॉइल से नाइट्रोजन को अमाउंट को कम करेगी, तो ये हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा सॉइल का होराइज़न है तो उसमें ये होगा कि जो हमारा लीचिंग प्रोसेस है अगर वो एक्टिव हो जाए, और अगर हमारा कैपिलरी अफेक्ट यानी कि केशिकत्व और अपक्षालन की बात करें अगर, तो कुछ ये दोनों प्रोसेस अगर एक्टिव हो जाएंगे तो डेफिनेटली होगा ये कि कैपिलरी एक्शन से तो कुछ नीचे का मटेरियल ऊपर तक आएगा, लाइटर मटेरियल। अब देखिए सॉल्ट वगैरह जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं तो उनको ऊपर आना बहुत आसान है। तो अगर सॉइल के अंदर सॉल्ट के न्यूट्रिएंट्स बढ़ते चले जाएंगे तो भी सॉइल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लीचिंग प्रोसेस की, तो उसमें बहुत सारे हैवियर मटेरियल्स मैटर हमारा नीचे बैठ जाएगा। तो इससे हमारा जो लॉस है वो हमें देखने को मिलेगा मैटर का सॉइल में। तो अगर हम देखें जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है, तो जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है इसमें लॉस ऑफ मिनरल मटेरियल को भी इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो हम सिर्फ उसमें यही एक, जैसे कि अगर आप देखें कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस की बात आएगी तो वो क्या लिखेंगे, वो कहेंगे जो आसपास का फॉरेस्ट रीजन है या फिर कुछ हमारी वेजिटेशन है तो जो उनका डिके मटेरियल है वो इम्पॉर्टेंट होगा सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ जो आसपास का रॉक सिस्टम है वो हमारा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा उस सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। तो बस मेनली चीज़ों को वो लिखा दिया जाएगा, पर यहाँ पर उससे ज़्यादा देना है आपको। तो अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो मेनली जो हम देखते हैं तो जैसे माजिद हुसैन में, सविंदर सिंह में, तो जो वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस दिया हुआ है तो उसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि कैसे इनरिचमेंट होगा, कैसे लॉस होगा। अगर देखिए लॉस मिनरल मैटर का ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एक अफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, वो ये
कि जो हमारा सॉइल है इसमें मिनरल मटेरियल कम हो जाएगा और ये सॉइल ना तो फर्टाइल रहेगी और ना ही कोई यूटिलिटी की रहेगी। तो एक इनरिचमेंट हमने देखा, दूसरा हमने लॉस ऑफ मिनरल मैटर देखा कैसे कैसे हो सकता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा मैटर है उसका ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर हमारी सॉइल को जो नीड है कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन की, मिनरल मैटर की, जैसे कि फॉस्फोरस है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, वो कैसी है। साथ ही साथ वहाँ से जो मटेरियल है, जो हमारे डिग्रेडिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि इरोजन में जो फैक्टर्स एक्टिव रहते हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, वो कैसे इन मटेरियल्स को तेज़ी से अपने साथ फ्लो ले जा रहे हैं। यानी कि जो अगर डिग्रेडेशन का रेट है अगर वो ज़्यादा होगा और अग्रेडेशन यानी कि इन सारे मटेरियल्स को एक जगह पे अकम्पनी होने में जो रेट है वो कम होगा, तो डेफिनेटली सॉइल की फॉर्मेशन होना मुश्किल होगी। तो सॉइल इनरिचमेंट, सॉइल ट्रांसफ़र और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ मिनरल मैटर, तो यानी कि ये तीन फैक्टर्स हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुए सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में। फिर जो हमारा फोर्थ वन आएगा यानी कि लास्ट वन, अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमारे कोई सॉइल है तो उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, जिससे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। यानी कि कुछ भी जो हमारे बायोटिक और नॉन एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लिविंग मटेरियल्स की, कोई एनिमल है, कोई वेजिटेशन है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी ऐसा जो हमारा बायोटिक फैक्टर है और फर्दर फिर चेंज होगा वो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स में। अब जैसे कि अगर हम बात करें कोई वेजिटेशन की, तो वहाँ पर हमें कोई वेजिटेशन का ट्री मिलता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कार्बन में। ऐसे ही अगर हम देखें तो साथ ही साथ कार्बन के बाद पोटेशियम, फॉस्फोरस, तो ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस, कार्बन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनका तो बायोटिक ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी डिके मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल का डिके होना और उसमें ट्रांसफॉर्म होना, तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा सॉइल की फॉर्मेशन में। अब उससे एक हमें सबसे बड़ा रिजल्ट जो मिलेगा तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें एक रिजल्ट मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे सॉइल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उससे कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स किसी पर्टिकुलर रीजन में हमें हाई क्वांटिटी में या फिर लो क्वांटिटी में मिल रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें जो हमारा इग्नियस रॉक्स का रीजन है, तो जो इग्नियस रॉक्स का रीजन है वहाँ पे ब्लॉक सॉइल या फिर हम अगर कहें तो चरनोजेम की बात करें तो ये कुछ ऐसी सॉइल है जो वहाँ पर मैक्सिमम प्रोपोर्शन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम अपने नॉर्दर्न रीजन की साइड आ जाएं तो जैसे अलूवियल सॉइल है, तो अलूवियल सॉइल में नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो रही है। तो अब जैसे कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस है कितनी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करेंगी जो वहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। तो ये हमारा एक पूरा लेआउट था जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें तो एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ इरोजन गिवन बाय W.M. डेविस, कंपेयर इट विद द व्यूज ऑफ पेंक। W.M. डेविस द्वारा प्रतिपादित अपर्दन चक्र की व्याख्या कीजिए, पेंक के विचार में इसकी तुलना कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो W.M. डेविस हैं इनका साइकिल ऑफ इरोजन क्या बताता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पेंक यानी कि जो पेंक के व्यूज़ हैं डेविस के मॉडल को लेकर तो वो क्या हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPSC 2016 में, और अगर हम बात करें W.M. डेविस और पेंक के इरोजन साइकिल की तो मैंने उसको सॉइल से यहाँ पर वैसे इसलिए जोड़ा, मेनली इनका जो अपनी थ्योरीज़ हैं वो इरोजन साइकिल से रिलेटेड हैं और इरोजन साइकिल कहीं ना कहीं
हमारे सॉइल के फॉर्मेशन और सॉइल के अपग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, सेडिमेंटेशन, एक्यूमुलेशन के लिए इरोजन कहीं ना कहीं उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें WM डेविस की, तो WM डेविस ने ये कहा जो अपना प्रिंसिपल है उनका, उस प्रिंसिपल को उन्होंने 4 बेसिस हैं जिनको मान कर दिया, और उन्होंने कहा कि कोई भी इरोजन साइकिल तभी हो सकता है, यानी कि ये कहा जाए कि जो इरोजन साइकिल है वो तभी स्टार्ट होगा जब हमें कहीं पर अपलिफ्टमेंट मिलेगा, यानी कि कोई हायर बॉडी मिलेगी, उसी के बाद हमें कहीं ना कहीं इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। और ये जो इरोजन है ये तभी स्टार्ट होता है जब हमारा एक अपलिफ्टमेंट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर अपलिफ्टमेंट होगा और फिर प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये इनका सेकंड बेस है। फिर अगर हम थर्ड बेस की बात करें, तो जो इनका इरोजन साइकिल है, उस इरोजन साइकिल के बारे में ये कहते हैं कि जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, उस अपलिफ्टमेंट का जो ये कहा जाएगा इरोजन है, तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, ये डिपेंड करा। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे कभी भी कोई एक, मैं ऐसे बताता हूँ आपको, जैसे कि कोई ये हायर बॉडी है, तो इस हायर बॉडी का जो इरोजन होगा, इस इरोजन के लिए इसका जो बेस है उसके कंटेक्स्ट में होगा। अब जैसे कि ये बेस है तो ये अपलिफ्टमेंट ऊपर है, अब ये धीरे धीरे अब ऐसे करके डाउनग्रेड होता चला जाए, तो यहाँ पे जो इसका बेस है इसी के कंटेक्स्ट में इरोजन होता है। फिर अगर हम बात करें फोर्थ की, तो इसमें ये कहता है कि जो हमारी अपलैंड होते हैं ये मेनली अनइवन होते हैं, ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़ कुछ ऐसे। इसीलिए जो अपलैंड्स हैं इनसे जो रिवर्स होती हैं ये एंटीसीडेंट रिवर्स बहा करती हैं, क्योंकि इनको ढलान मिलता है, एक स्टीप स्लोप मिलता है, यानी कि अनुवर्ती नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। और यही जो नदियाँ हैं इरोजन करते 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 रीजन के जो उनका बेस होता है वहाँ तक उन्हें पहुँचा देती हैं। तो ये तो इनका सबसे मेन जो कंसेप्ट है उसके 4 बेसिस थे जिनको मैंने आपको बताया। तो जब कभी भी ऐसा कंपैरिजन में क्वेश्चन हो तो पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए, अगर वर्ड लिमिट का सेंस आता है, पहले हम एक मॉडल को पूरा एनालाइज कर लें और साथ ही साथ उसके प्लस और माइनस देख लें, या फिर एक मॉडल को हम पूरा ब्रीफ करें, फिर दूसरे मॉडल से हम उसको एनालाइज कराएं या फिर कंपैरिजन में लेके आएं। तो जैसे कि मैंने आपको बात की डेविस के लिए, तो डेविस का इनका 4 सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। अब डेविस ने अपने जो सबसे मेन 4 बेसिस थे जिन पे अपनी थ्योरी दी उनको हमने देखा। अब साथ ही साथ हम देखें तो डेविस ये कहता है कि जो कोई भी हमारा इरोजन साइकिल है, यानी कि जो एक हमारी रिवर किसी को भी इरोड करेगी, तो उसका 3 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो एक यूथफुल स्टेज, यानी कि युवावस्था। ऐसे ही अगर हम तीसरे की बात करें तो दूसरे की बात करें तो हमारे पास एक मैच्योरिटी लेवल आएगा, यानी कि मैच्योरिटी लेवल के अंदर ये कहा जाएगा कि जो उसकी प्रौढ़ अवस्था है। और लास्ट स्टेज की बात अगर कही जाए तो उसमें हमारे पास ओल्ड स्टेज आएगा, यानी कि वृद्धावस्था। अब देखें कैसे वो बताता है। जैसे कि एक हम छोटा सा इमेज लेते हैं, तो अगर हम इस इमेज को लें तो देखें आप कि यहाँ पर रिवर जो है काफ़ी हाइट से आ रही है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें जो अपनी लैंडफॉर्म्स मिलेंगे उनकी जो हाइट मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। अब जैसे जैसे ये रिवर आगे चलेगी तो इसकी जो हाइट है इसमें हमें कहीं ना कहीं स्टीपनेस में कमी मिलने लगेगी मैच्योरिटी में, और साथ ही साथ जब ये बिल्कुल अपने ओल्ड स्टेज पे पहुंचेगी तो इसके पास जो इसकी हाइट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी।
तो ये जो 3 स्टेजेस थी, तो अब इस अगर 3 स्टेजेस की बात करें तो जो इनकी यूथफुल स्टेज है, यहाँ पर इरोजन हमेशा वर्टिकल देखने को मिलेगा। फिर जो इरोजन वर्टिकल मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जो हमारा मैच्योरिटी की स्टेज है, यहाँ पर हमें इरोजन भी मिलेगा और सेडिमेंटेशन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रिवर है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई है। या फिर किसी भी और अगर हम लैंडफॉर्म का जो इरोड करने वाला मीडियम है, हम अगर उसको देखें तो उसकी जो मैच्योरिटी स्टेज है वहाँ पर उसको हमें इरोजन का साइकिल कम देखने को मिलता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो जो हमारी ये कहा जाएगा कि ओल्ड स्टेज है, यानी कि जो वृद्धावस्था है, वहाँ पर एक समस्या ये आएगी कि उसके पास इतनी पावर ही नहीं बचेगी इरोड करने की। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वो इंटेंशन करेगी तो वो ये इंटेंशन देगी कि यहाँ पर एक समस्या ये आना शुरू हो जाएगी कि जो हमें यहाँ पर जो इनकी ओल्ड स्टेज में हमें जो इनकी स्पीड मिल रही थी वो काफ़ी कम मिल रही थी, तो जो भी सेडिमेंटेशन वगैरह मिलेगा वो हमें सब यहीं पे ही अक्यूमुलेट होता हुआ मिलेगा। तो यानी कि अब जो सेडिमेंट्स हैं उनको वो वहीं छोड़ देगा और फर्दर अगर रिवर आगे जाने वाली होगी तो वो आगे जाएगी, सीज में मर्ज हो जाएगी और यहाँ पर हमें डेल्टा वगैरह का फॉर्मेशन देखने को मिलने लगेगा। तो यह पूरा हमारा एक डिस्क्रिप्शन था जो हमें डेविस ने अपना दिया। अब अगर हम बात करें कि जो डेविस हैं इनका जो ज्योग्राफिकल साइकिल है जो इरोजन का, तो उन्होंने ये बड़ा एक सिंपल है और एप्लीकेबल होता हुआ दिखता है, चाहे हम रिवर्स के कंटेक्स्ट में देखें, एयर के कंटेक्स्ट में देखें, लैंडफॉर्म्स के उसमें देखें, या फिर ये कहा गया कि जो हमारी एयर है, विंड मूवमेंट है, उन सब में हमें ये सब कहीं ना कहीं हमें ईजी और एप्लीकेबल देखने को मिलता है। फिर ये देखें कि ये जो मॉडल है इनका, ये एक डिटेल्ड और केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन देता है। अब अगर हम इनके और फर्दर की बात करें तो जो ये इनके हिस्टोरिकल लैंडफॉर्म प्रेडिक्शंस हैं उनके ऊपर भी ये मॉडल कहीं ना कहीं सेट बैठता है। अब अगर हम बात करते हैं पेंक की, तो जब हम डेविस को पेंक से कंपेयर कराएंगे तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कह दूं कि जो पेंक हैं वो एक जर्मन जियोग्राफर हैं और ये जो अपना मॉडल इन्होंने दिया है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा इनकी अकस्मात मृत्यु होने के कारण जो इनका मॉडल था ये ब्रीफली एक्सप्लेन भी नहीं हो पाया। टर्मिनोलॉजी का भी कोई बहुत अच्छा यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो इरोजन साइकिल है उसमें डेविस और पेंक को हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो पेंक की अडॉप्टेबल हैं, तो उनकी बात की गई है यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे ही बात फर्दर करूँ कि जो हमारा पेंक है, तो पेंक का मॉडल एक्सेप्टेबल तो हुआ है, लेकिन आज तक उसके बारे में ये कहा जाता है द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट। तो अगर हम पेंक को कंपेयर कराएं तो देखिए, सबसे पहले जो इनके कंपैरिजन के मैं मेन बिंदु मान के चल रहा हूँ, तो एक तो इनमें ये कि दोनों का जो उत्थान से संबंधित मतभेद है, यानी कि दोनों के बीच में जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है वो लेवल ऑफ राइज से लेके है, फिर जो साइक्लिक प्रोसेस है उससे लेकर, स्टीप स्लोप से लेकर, और चौथे की बात अगर मैं करूं तो पेनी प्लेन्स। तो सबसे पहला अगर मैं एक कंपैरिजन देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि डेविस के अनुसार उत्थान की क्रिया के समापन के बाद अपर्दन चक्र का कार्य प्रारंभ होता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि जब तक राइज नहीं हो जाएगा जब तक इरोजन साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। अब जो राइज की प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीडी होती है, लेकिन उसने ये कहा कि जो पेंक है वो ये कहेगा कि जो राइज की प्रोसेस है वो बड़ी लंबी है, और इरोजन के साथ साथ ही जो हमारा राइज है, अपलिफ्टमेंट है, उसी के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इरोजन स्टार्ट होता हुआ दिखता है। तो इसको भी कहीं ना कहीं आज पेंक के व्यू को माना जाता है। अब डेविस ने जो दिया अपना किसी भी लैंडफॉर्म की 3 स्टेजेस बताई हैं, तो उसमें उसने कहा एक है यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और साथ ही साथ ओल्ड स्टेज। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पेंक की, तो उसने कहा कि जो विकास है वो
स्टेजेस में नहीं होता है बल्कि कंडीशंस में होता है। यानी कि हिंदी वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो विकास अवस्थाओं में नहीं होता है बल्कि दशाओं में होता है। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ 5 कंडीशंस थी जो पेंक ने यहाँ पर दी। फिर साथ ही साथ जो हमारा स्लोप है तो डेविस ने उसकी 5 स्टेजेस बताई। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो बिल्कुल चाइल्ड स्टेज की, फिर अगर मैं बात करूँ तो यूथफुल स्टेज की, फिर अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्री और एलिमेंट्री मैच्योरिटी की स्टेज यानी कि प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था। साथ ही साथ अगर फिर मैं बात करूं तो अंतिम प्रौढ़ अवस्था यानी कि लेटर मैच्योरिटी, और फिर फाइनल यानी कि जो हमारी एक्सट्रीम ओल्ड एज है, अति वृद्ध अवस्था। पेंक के अनुसार ढाल की 3 दशाएं होती हैं। पेंक के अनुसार ढाल की 3 दशाएं होती हैं। तो अब उसकी उन्होंने 3 दशाएं बताई हैं। तो वो कई सारी मतलब उसमें ये कहा गया कि एक टिपिकल टर्मिनोलॉजी है जो इन्होंने यहाँ पर दी, तो वो जर्मन उस मैनर के लिए काटते हैं। तो जहाँ पे ग्लेज फॉर्मिज, फिर अगर मैं बात करूँ तो ऑस्टफिजेंदे, तो ये सब के सब हमारी एक स्टेजेस में आती हैं, दशाएं में आती हैं जो कि हमारे पेंक ने दी। फिर अगर मैं बात करूँ फोर्थ, तो एक सबसे बड़ा मतभेद है इन दोनों के बीच में पेनीप्लेन्स से रिलेटेड। यानी कि डेविस ये कहता है कि जब कोई एंटीसीडेंट रिवर अपने बेस को अचीव कर लेती है तो पेनीप्लेन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारे पेंक हैं वो ये कहेंगे कि जो पेनीप्लेन्स हैं वो 2 तरीके के हैं, एक इंडुम्प और प्राइमर रंप। देखिए ये दोनों का नाम बहुत आएगा, बार बार आएगा, इंडुरम्प और प्राइमर रंप। तो इंडुरम्प के बारे में ये कहता है कि ये वह प्लेन्स हैं जो कि जब एंटीसीडेंट रिवर अपने बेस को अचीव कर लेती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो प्राइमर रंप हैं, तो प्राइमर रंप एक तरीके से वो कि जब इरोजन पूरा फाइनली हो चुका होता है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जो डेविस और पेंक में चले हैं जिनको यहाँ पर दिया गया है। तो ये मैंने सिर्फ एक आपको ओवरव्यू में बताया कि अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं तो कोशिश करिए यहाँ पर कि पहले आप ब्रीफ देंगे या फिर फर्दर आप उसको पहले एक का मॉडल ब्रीफ करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन कराएंगे। तो ये अब यहाँ पर डिपेंडेंसी होगी कि आप कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कसिंग ब्रीफली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी वन टाइप ऑफ सॉइल। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए किसी एक मिट्टी के प्रकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2018, यानी कि बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है जो ये हमसे पूछा गया। तो जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो देखिए एक इसमें आता है सबसे पहला क्लाइमेटिक फैक्टर यानी कि जलवायु कारक। अब अगर जलवायु कारक देखें तो जैसे कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में विंड मूवमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर सॉइल का टाइप और फॉर्मेशन में कुछ अलग हमें टाइप मिलेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार की मृदा मिलेगी। फिर अगर हम देखें तो जैसे क्लाइमेट है उसी की वजह से लीचिंग प्रोसेस यानी कि अपक्षालन, यानी कि कुछ मटेरियल ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कैपिलरी मेथड से। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो भी हमें कम और ज़्यादा मिल सकता है, काहे के बेसिस के ऊपर, जो हमारा क्लाइमेट है। यानी कि क्लाइमेट ही डिसाइड करेगा इवेपोरेशन का रेट कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा क्लाइमेट है ये हमारा जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें केमिकल, फिज़िकल और बायोटिक जो हमारी क्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उनको अफेक्ट करता है। क्लाइमेट कहीं पर इन सारी रिएक्शंस को तेज़ करेगा और कहीं पर इन सारी रिएक्शंस को स्लो डाउन करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम देखें क्लाइमेट ही है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन की सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वहाँ पर जो उनका रॉ मटेरियल होगा उनको डिकम्पोज करना, उनको सड़ाना, उनको गलाना, तो ये फैक्टर्स भी क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। फिर अगर हम बात करें
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, वो है बायोटिक फैक्टर। तो अगर हम बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक फैक्टर में जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हमें वेजिटेशन काफ़ी डेंस मिलती है, खूब सारे ट्रीज़ मिलते हैं, तो वहाँ की सॉइल के अंदर हमें बायोटिक मैटर यानी कि जो जैविक पदार्थ हैं उनकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी। ये हमारा सेकंड। फिर अगर हम बात करें जो हमारा पेरेंट मटेरियल है यानी कि मूल पदार्थ, तो जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन की सॉइल है वो अफेक्ट करती है वहाँ के पेरेंट रॉक से, और उन्हीं पेरेंट रॉक्स के मतलब डिसइंटीग्रेट होने से हमें सॉइल का फॉर्मेशन दिखता है। अब यहाँ पर हमें कुछ सॉइल ऐसी है जो प्राइमरी रॉक्स के बिहाफ पे बनती हुई दिखेगी, कुछ सॉइल हमें सेकेंडरी मिनरल्स के बेसिस के ऊपर मिलेगी। तो ये हमारा पेरेंट मटेरियल का फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर। अगर हम चौथे की बात करें तो एक धरातलीय कारक, यानी कि धरातलीय कारक की अगर हम बात करें तो फिजियोग्राफी, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की कितनी ऊंचाई है, क्या उसका स्टीप है, कैसे वहाँ पे ड्रेनेज मैटर है, मतलब ड्रेनेज का पैटर्न है, और कैसे एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म में अलग अलग जो ये कहा जाए कि जो लीचिंग की प्रोसेस है वो कितनी तेज़ हो रही है और कितनी हल्की हो रही है, कैपिलरी का इफेक्ट कितना तेज़ हो रहा है, कितनी कम हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो क्ले है यानी कि जो हमारी चिकनी मिट्टी, तो अगर हम इस क्ले की बात करें तो जैसे जैसे क्ले का फॉर्मेशन यानी कि क्ले की एक फीचर होती है कि ये सॉइल के साथ मिक्स करता है, तो ये जो सॉइल के साथ क्ले का कंटेंट ज़्यादा और कम होना ये भी फिजियोग्राफिक फैक्टर के ऊपर ही बेस करता है। फिर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर टाइम, यानी कि इन सारी प्रोसेसेस को जब हम देखते हैं कि ये एक्टिव हो रही हैं तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है, जिसके बाद हमें एक ओरिजिनल सॉइल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी सॉइल की फॉर्मेशन का। तो जैसे कि हमने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में देखा क्लाइमेट, हमने बायोटिक हमने देखा, साथ में क्लाइमेटिक के साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ बायोटिक मैटर। अब बायोटिक में मैंने आपको बार बार एक ही बात रिवाइज़ की है कि बायोटिक मैटर में कौन चीज़ें होती हैं, कैसे आती हैं, वो सारे फैक्टर्स हमारे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा सॉइल है इसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कितनी है। और फिर अगर हम बात करें तो हमारे इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स भी एक रोल प्ले करते हैं हमारी सॉइल में। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स थे। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वन टाइप ऑफ ए सॉइल। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल का हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देना है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ वाले क्वेश्चन में, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। भारत के मृदा वितरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमें मिलता है BPSC 64 में, जो हमसे पूछा गया। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले हम या तो एक एक सॉइल के बारे में बताएं, या फिर हम मैप पे इसको कुछ लोकेशन के साथ बताएं कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है। तो इसको हम ब्रीफ करते हैं अपने क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्क्रिप्शन, जो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल पाई जाती हैं, तो सब लोग ये जानते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है हमारे इंडिया में वो अलूवियल, और अलूवियल यानी कि जलोढ़। अब अगर हम जलोढ़ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 43.4% जो हमारा पूरे इंडिया का जो एक्सपेंशन है उसका 43.4% हमें देखने को मिलती है। अब जो ये हमारी अलूवियल सॉइल है इसमें हमारे कई टाइप्स हैं, जैसे कि अलूवियल एक तो हमारा प्लेन रीजन्स में, एक हमारा अलूवियल जो डेल्टाई रीजन है, एक अलूवियल हमारा जो एक्सट्रीमली जिसके अंदर लाइम प्रोसेस या फिर लाइम कंटेंट ज़्यादा मिलता है, या फिर जो हमारे कोस्टल अलूवियल प्लेन्स हैं, या फिर हमारी वह अलूवियल सॉइल जिसमें हमें सैलिनिटी ज़्यादा मिलती है देखने में। सैलिनिटी क्या कहेंगे, बल्कि जो हमें क्षारीयता है और लवणता है, यानी कि जो अल्केलाइन जो हमें फीचर मिलता है या फिर हमें
टाइप मिलता है अलूवियल में। तो ऐसे हमारा पूरा अलूवियल सॉइल डिवाइड किया गया है। तो आप सिर्फ अलूवियल को ना लिखें, अलूवियल के साथ में और भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी वहाँ पर ज़रूर ब्रीफ करें। तो अब अगर हम देखें जो अलूवियल सॉइल है, इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें मिलता है तो वो एक हमें मिलेगा पोटाश, यानी कि पोटाश के बाद अगर हम बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड और फिर हमारा लाइम और कुछ हमारा बायोटिक मटेरियल। अगर हम और देखें तो इसके अंदर जो इसका एक सबसे बड़ा फीचर है वो ये कि इसमें हमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की दोनों की डेफिशिएंसी और कमी देखने को मिलती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है क्योंकि यहाँ पर हमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और कई प्रकार की साग सब्जियाँ हमें यहीं पर इस मिट्टी में उगती हुई मिलती हैं, या फिर ये इन फसलों के लिए अधिक लाभकारी है। फिर अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ पर हमें ये सॉइल मिलती है वह एक बहुत हाई प्रोडक्टिव रीजन्स हैं और इसीलिए यहाँ पर हमें जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी डेंस मिलती है, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है ज़्यादा। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन का भी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो हमारा ये रीजन है, तो जो हमें रीजन की बात करें अगर, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कुछ अलूवियल कंटेंट, फिर ये हमारा कुछ कंटेंट हमें मिलेगा, यहाँ पर ये एक्सपेंशन है, फिर अगर हम देखें ये एक्सपेंशन है, फिर ऐसे ही अगर हम इसको बैक साइड में लेके आएँ तो यहाँ वाला रीजन ये भी हमें, और फिर अगर हम अपने कोस्टल जलोढ़ की बात करें तो ये हमारा रीजन, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर हमें मिलेगा, फिर ये हमारा कोस्टल रीजन, यहाँ पर अलूवियल मिलेगा। तो ये हमारा सबसे मैक्सिमम पोर्शन है जहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है, यानी कि जो अलूवियल सॉइल है, जलोढ़ सॉइल है। अब अगर हम इसको देखें तो जैसे अगर हम बात कर रहे थे अलूवियल सॉइल की, तो देखिए अलूवियल सॉइल के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, और जो हमारा यूरिया है वो नाइट्रोजन बेस फर्टिलाइज़र ही है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए यूरिया का यूज़ होता है, और इसीलिए यूरिया और नाइट्रोजन बेस जो फर्टिलाइज़र है हमारे यहाँ, उसकी जो कंजम्पशन है, उपभोग है, वो सबसे ज़्यादा है। अब मैं बात कर रहा था अलूवियल सॉइल के डिवीज़न के बारे में। तो देखिए जो अलूवियल सॉइल है इसको हमने दो रीजन्स में डिवाइड किया है। तो एक तो वो है जो खादर रीजन है, तो खादर रीजन हमारा लोअर रीजन है और ये नवीन जलोढ़ भी कहलाता है। अब देखिए खादर रीजन नीचे होता है, नदियों से जो हमारा नया नया अलूवियल सॉइल है तो वो वहाँ पर पहुँचने के बाद सेडिमेंटेशन होना शुरू होता है, अक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, इसलिए उनको हम नवीन जलोढ़ मैदान कहते हैं, या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान कहते हैं। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो एक हमारा नाम आता है प्राचीन जलोढ़, यानी कि ये पुराने मैदान हैं, पुराने बाढ़ के मैदान हैं, और इनको बांगर रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा अलूवियल का कुछ एक सब डिवीज़न। अब अगर मैं और बात करूं तो अलूवियल सॉइल हमारी मैक्सिमम जो इंडिया का रीजन है तो जो मिलती है तो ये हमें मिलेगी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज नदी, कावेरी की नदी का डेल्टा रीजन, कृष्णा का डेल्टा रीजन, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। तो ये मैक्सिमम जितनी भी हमें ये रिवर्स के डेल्टा और प्लेन रीजन मिलते हैं वहाँ पर हमें अलूवियल सॉइल मिलती है। अलूवियल कैसे आती है? तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अलूवियल है नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है। तो ये हमारा कुछ अलूवियल सॉइल से जुड़ा रीजन था। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी, तो हमारे पास रेड सॉइल एक सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है जो कि सेकंड नंबर पे इंडिया में मिलती है, और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सपेंशन है उसको कहा जाता है कि करीब करीब ये 18-19%। अब जैसे बुक्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, कहीं 18.6, कहीं 18.2, 18.9। तो ये हमारा रेड सॉइल का एक मैंने आपको परसेंटेज बताई। जैसे अब अगर हम बात करें तो ये हमें जो मेनली मिलती है तो ये जैसे हम कहें तो दक्षिण में, साउथ में, तमिलनाडु से जो यूपी का बुंदेलखंड रीजन है, और पश्चिम में अगर हम वेस्ट में बात करें तो जो कच्छ है, और ईस्ट में अगर मैं बात करूं तो झारखंड और बिहार पे जो हमें राजमहल की जो हिल्स मिलते हैं वहां तक इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है।
तो अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ से इनका एक्सपेंशन आएगा यहाँ तक, और यहाँ वाले रीजन से अगर मैं बात करूं तो इनका रीजन कुछ यहाँ तक। तो ये एक मेजॉरिटी में हमें रेड सॉइल मिलती है। अब अगर रेड सॉइल की हम बात करें तो जो रेड सॉइल है सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन हमें मिलता है वो हमारा वेस्टर्न तमिलनाडु में, कर्नाटक में, सदर्न महाराष्ट्र में, यानी कि इस वाले रीजन में यहाँ। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमारे पास मैक्सिमम ये जो हमारा, ऐसे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो जैसे ये हमारा एक रीजन है ऐसे ऐसे, और ये मेरा मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है ये रेड सॉइल का एक्सपेंशन है। फिर यहाँ से हमारे पास ऐसे एक्सपेंशन आएगा और ये कुछ ऐसे। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास रेड सॉइल का रीजन मिलेगा। फिर अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा ब्लैक सॉइल का रीजन होगा। तो ब्लैक सॉइल, अब जैसे इस मैप पे तो एग्जैक्ट मैंने डिनोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जब आपसे ज्योग्राफी में एक मैं अपने टॉपिक पे बात करूँगा तब मैं वहाँ पर आपको एग्जैक्टली इसका एक्सपेंशन दिखाऊँगा। तो अगर हम इस रेड सॉइल की बात करें तो ये एक इंडिया का बहुत मेजर, जिसे कहा जाए सॉइल का टाइप है। अब इनका जो सॉइल है तो वो ज़्यादातर इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो आयरन है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है। तो जब आयरन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है तो इसीलिए ये रेड है। तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, लाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पोटेशियम है, सोडा है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, इसमें मैक्सिमम मिलती हैं। अब ये जो परसेंटेज है इनका वो है बहुत माइक्रो। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इस टाइप की सॉइल में लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटेशियम, मतलब जो मैंने मिनरल्स बोले थे वो मिनरल्स बहुत माइनर में। अब अगर जैसे कि मैं बात करूं तो जो हमारा एक, मैं अगर आपसे कहूं कि जो फॉस्फोरस है तो ये 0.09% है। तो आप खुद देखिए कितनी मिनिमम है। नाइट्रोजन की बात करें तो 0.08% है। तो इसलिए इनके अंदर मैक्सिमम जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी मिलती है। अब ये जो हमारी सॉइल है ये मेनली अगर इसको इरिगेट कर दें, सिंचाई कर दें, तो इसके ऊपर कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, अलसी, मूंगफली और जैसे हमारे मोटे कुछ अनाज की बात करें, आलू और फल, इनको हम उगा सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है जिसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब अगर लाल मिट्टी को भी मैं बात करूँ तो देखिए, अगर पीटी में बात होती है यानी प्री एग्ज़ाम में बात होती है तो देखिए वहाँ पे सिर्फ आपसे एक्सपेंशन को पूछ सकता है। जैसे वो आपसे कहे कि उत्तराखंड में रेड सॉइल, तो देखिए नहीं होगा। यानी कि अगर इस टाइप से एक्सपेंशन होगा तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्री में कि जो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये वहाँ नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मेंस में देखिए आपको थोड़ा ब्रीफ और देना पड़ेगा। तो जो हमारा रेड सॉइल है ये भी दो टाइप से होता है। तो एक तो हमारे पास रेड सॉइल लोमी होता है यानी कि दोमट, और एक रेड सॉइल जो होता है वो हमारे पास सैंडी यानी कि उसमें सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा मिलते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी ब्लैक सॉइल की तरफ। तो ब्लैक सॉइल आप सबको पता है कि हमारे पेनिनसुलर रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन में पेनिनसुलर जो हमारा ब्लैक सॉइल है वो मिलता है। ब्लैक सॉइल के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो देखिए ये रीजन भी हमारा ब्लैक सॉइल का है। तो ये कठियावाड़ का रीजन और ये कच्छ का रीजन, यहाँ पर भी हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। और ये तो हमारा मेजर एक्सपेंशन तो ब्लैक सॉइल का चलेगा ही चलेगा, यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे। तो ये हमारा एक ब्लैक सॉइल की बात की गई है। अब ब्लैक सॉइल के बारे में आप सब जानते हैं कि ये जो ब्लैक सॉइल है ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी कि सेल्फ प्लाउड जो हमारी सॉइल है इसको कहा जाता है। बेस्ट यूज़ इसमें जो हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि इसमें पानी की थोड़ी कम आवश्यकता होती है। फिर क्योंकि ये जल धारण करने की क्षमता इसमें अच्छी पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें तो इनकी जो एक्सपेंशन है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसका पर्टिकुलर रीजन के नाम नहीं लूँगा। अब अगर हम देखें तो इसमें जनरली आयरन, कैल्शियम, लाइम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये मैक्सिमम जो है हमें इसमें मिलता है। लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो बायोटिक हमारे मिनरल्स हैं, बायो मिनरल्स हैं, उनकी इसमें कमी होती है। अब अगर हम देखें तो जैसे कि नाइट्रोजन है इसमें कमी है, फॉस्फोरस है इसमें कमी है और कुछ बायोटिक मटेरियल है।
अच्छा, कहीं कहीं पे बुक्स में आप ये भी देखने को मिलेगा कि जो नाइट्रोजन है वो कहेगा अलूवियल सॉइल में ज़्यादा होगा, कहीं पे कम मिलेगा। तो मोस्टली ये माना जाता है कि जो अलूवियल सॉइल है वहाँ पर हमारी जो नाइट्रोजन की उसके अंदर अवेलेबिलिटी है वो कम है। तो ये हमारे पास कुछ ब्लैक सॉइल का। और सॉइल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर ये भी कहा जाएगा कि जो इसमें फसलें हैं, इसमें कॉटन बहुत अच्छी होती है, इसमें तुअर दाल, इसमें कुछ हमारी ये कहा जाए कि जो हमारे साइट्रस फ्रूट्स हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें गेहूं, ज्वार, मिलेट, अलसी, सरसों, बाकू, गन्ना, कुसुम, ये सब सब्जियों वगैरह की भी अच्छी खेती की जा सकती है। तो ये था हमारे पास कुछ एक ब्लैक सॉइल का एक्सपेंशन। और ब्लैक सॉइल की अगर मैं बात करूं तो ये अराउंड हमारे इंडिया में 15% के आसपास इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अब 15% की बात अगर हम करें तो 15% का इन द सेंस 15.2, 15.3, तो ये ब्लैक सॉइल था हमारा। अब अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल की, तो देखिए जो लेटराइट सॉइल है इसका मतलब होता है लेडसॉल, यानी कि एक ऐसी सॉइल जो कि ब्रिक टाइप है। और ब्रिक टाइप का ये सेंस कि जब उस पर पानी पड़ जाएगा तो वो काफ़ी मुलायम हो जाएगी, लेकिन जब पानी नहीं रहेगा तो वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो अगर मैं कुछ इनके एक्सपेंशंस की बात करूं तो आप देखिए ये इनके एक्सपेंशंस हैं यहाँ पर। साथ ही साथ मैं अगर थोड़ा सा इसको और नीचे तक लेके आता हूँ तो ये यहाँ तक एक्सपेंशन में मिलेगा। ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी लोकेशन है यहाँ पर, थोड़े थोड़े हमें ये पैचेस में मिलेगा। इस ईस्टर्न जो घाट्स हैं हमारे उसके तटीय क्षेत्रों का नहीं, जो हमारे प्लेन्स रीजन हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर। तो ये इसका हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो लेटराइट में हमें यहाँ इंडिया में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर एग्जैक्टली मैं आपको एक ये नहीं कह सकता कि ये स्टेट्स हैं, बल्कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे कि किन किन स्टेट्स के किन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें लेटराइट सॉइल मिलती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है तो इसमें 25% के अराउंड हमें सिलिका और अराउंड 32% के आसपास हमें सिलिका मिलेगी, 25% के पास एल्यूमिनियम, 18.7 को आयरन, और फिर कुछ हमारे पास लाइम का, तथा और फिर बहुत ही माइनर कंपोजिशन में यानी कि 0.07% में फॉस्फोरस मिलता है। अब अगर हम देखें तो इसमें जनरली आयरन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम तो हाई क्वांटिटी में मिलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और लाइम, और जो इसका बायोटिक मैटर है उसकी हमें इसमें कमी मिलती है। ये जो सॉइल है कम फर्टाइल है, लेकिन इसको अगर हम अच्छे से फर्टिलाइज करें, इरिगेट करें, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा आउटपुट दे सकती है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये जो सॉइल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पर हमें कहवा, चाय, काजू, इन का हमें कुछ मेजॉरिटी में प्रोडक्शन होता हुआ दिखता है। अब अगर हम देखें तो लेटराइट सॉइल को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक डार्क रेड लेटराइट, फिर अगर हम एक देखें ब्लैक लेटराइट, और फिर एक हम बात करें अगर तो जो हमारा जियो इरिगेटेड लेटराइट है, यानी कि जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है उसको वो लेकर लेटराइट बनती है। तो ये हमारे पास कुछ मेजर एक्सपेंशंस और मेजर सॉइल का हमें डिस्ट्रीब्यूशन अपने इंडिया में देखने को मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं तो इम्पॉर्टेंट में माउंटेन सॉइल्स हैं, डेजर्ट सॉइल्स हैं, फॉरेस्ट सॉइल्स हैं, सैलिन और अल्कलाइन सॉइल्स हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ इंडिया के मेजॉरिटी के जो हमारे सॉइल्स के एक्सपेंशन हैं वो मिलते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया और आप इसको ऐसे ही दे सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था तो आपको ये भी देखना है कि जैसे आपकी जो वर्ड्स लिमिट है, अब जैसे ये टॉपिक आपको अगर प्रिपेयर है तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आपके पास है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने अलूवियल में ही सारा का सारा मैटर दे दें और आपकी जो कॉपी का स्पेस है वो बचे ही ना। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि जब आप अपने किसी भी सॉइल्स को डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें, तो फिर वो कैसे करेंगे। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को आप यहाँ पर देते जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
डिस्कस द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सॉइल फॉर्मेशन एंड देयर रोल इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन था तो यही क्वेश्चन यूपी के भी एग्जाम में पूछा गया, फिर वही चीज़ को थोड़ा सा उन्होंने जैसे फैक्टर्स की बात तो की और उन्होंने काहे की बात और ऐड कर दी, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। यानी कि अब आपको सॉइल के फैक्टर्स भी बताने, यानी कि जो फैक्टर्स थे उनको बस उतना इलेबोरेट करिए जितने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अब आपको पूरे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स भी बताना है। अब जैसे कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फ्रिजिड जोन है यानी कि शीत मंडल, तो वहाँ पर हमें टुंड्रा मिट्टियाँ मिलती हैं। फिर अगर मैं बात करूँ ड्राई की, और ऐसे रीजन्स जहाँ पर लाइट कलर्स की सॉइल मिलती है, तो उसमें जैसे कि अगर नाम आएगा तो हमारे पास डेजर्ट सॉइल, फिर अगर मैं देखूँ तो डेजर्ट रेड सॉइल, फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास साइरोजेम, फिर अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन सॉइल, फिर अगर मैं बात करूँ तो रेड ब्राउन सॉइल। फिर अगर हम सेकंड टाइप को देखें तो सेकंड टाइप में हमारे पास आएंगे सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड, और ये कहा जाएगा कि जो हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स रीजन है वहाँ पर पाई जाने वाली सॉइल, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आएगा चेस्टनट, फिर रेड चेस्टनट, फिर चरनोज़ेम और प्रेरी, यानी कि जो हमारे प्रेरी ग्रासलैंड्स के रीजन है, फिर वहाँ पर जो हमें प्रेरी ग्रासलैंड्स की सॉइल मिलती है। फिर अगर हम बात करें तो कैल्शियम, तो जो कैल्शियम के साथ साथ जो हमें सॉइल के मतलब जो हमें सॉइल जिसमें कैल्शियम का अबंडेंस मिलता है, तो उसमें कुछ हमारे पास जैसे फॉरेस्ट रीजन्स और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रासलैंड्स के रीजन। फिर जहाँ पर हमारे पास ये कहा गया कि वन आच्छादित रीजन, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट लैंड्स वगैरह का रीजन की बात करें अगर, तो वहाँ पर पॉडजोल, फिर ब्राउन पॉडजोल, फिर ग्रे ब्राउन पॉडजोल। फिर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी लेट्राइट सॉइल है, तो लेट्राइट सॉइल में येलो सॉइल, रेड पॉडजोल, येलो ब्राउन लेट्राइट, और साथ ही साथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट नाम में रेड ब्राउन लेट्राइट और लेट्राइट सॉइल। तो ये हमारे पास कुछ हमारे ट्रॉपिक्स में जहाँ पर हमें लेट्राइट सॉइल मिलती है। तो ये मैंने आपको एक ऐसे टाइप बता दी है कि जहाँ पर आप अपने फैक्टर्स भी बताएंगे और साथ ही साथ इन सॉइल्स को भी इलेबोरेट करेंगे। और इलेबोरेट में अब ये है कि जैसे ये जो ओवरऑल टाइप्स हैं, ये माना जाता है वर्ल्ड में 21 टाइप्स की आपको अराउंड सॉइल मिलती हैं। अब मेजर तो हम देखें तो वही हैं, रेड, ब्लैक, अलूवियल, लेट्राइट, माउंटेनियस, पीट, अल्कनाइन, लेकिन यहाँ पर उसको साइंटिफिक मैनर से डिवाइड किया गया। तो 21 टाइप्स की अराउंड ये वर्ल्ड में सॉइल मिलती हैं, जिनको आप पूरा ब्रीफली दो एक लाइन दे सकते हैं। तो अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब जो डिस्क्रिप्शन दिया है और जो हमें डिस्क्राइब करना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्लासीफाइड सॉइल्स बेस्ड ऑन देयर जोनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेडोकॉल्स। तो अगर आप देखें जो ये क्वेश्चन था आपका 6, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ आपसे एक ओवरव्यू मांगा। मैंने इस बात को देखा है कि जो बिहार पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, वो बहुत डीप में नहीं जाएगा, लेकिन जो यूपीएससी है वो आपसे काफ़ी डीप एनालिसिस और स्टडी मांगता है, वो डिमांड करता है आपसे। जैसे आप देखें बहुत सारी नॉर्मल बुक्स में पेडोकल्स नहीं दिया है, तो जब तक आप पेडोकल की जो टर्मिनोलॉजी आप उसको नहीं जानेंगे तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और बात मैंने देखी है, जो पेडोकल्स हैं इनको हिंदी में वो एज इट इज़ ही लिख देता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो हिंदी टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश ज्योग्राफिकल टर्म्स की नहीं मिलती है, तो यूपीएससी उसको एज इट इज़ देवनागरी में हिंदी में लिख देता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप कुछ पढ़ते हैं तो अगर आपको एग्जैक्ट हिंदी पता है उसकी तो ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में उसका वर्ड मिल रहा है और हिंदी नहीं मिल रहा है तो इट मे बी फार मोर आपके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप उसका टर्म को याद रखें। तो जो हमारे सॉइल्स का क्लासिफिकेशन है, तो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया, तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट अगर करूं तो एक हमारा फ्रिजिड जोन हो गया और एक हमारे पास कुछ ऐसे ड्राई रीजन्स जहां पर हमारे पास लाइट कलर की सॉइल मिलती है। तो ये तो हमारे 2 टाइप हो गए। अब अगर मैं तीसरे की बात करूं तो जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड, और ये कहा गया कि वहाँ पर सेमी ग्रासलैंड्स कह सकते हैं या फिर आर्द्र घास की भूमियाँ,
तो आर्द्र घास की भूमियों का मतलब ये हो गया कि कुछ हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वगैरह के रीजन। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा, तो जो ये हमारे क्षेत्र हैं यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल का रीजन मिलेगा, बल्कि जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड वाला रीजन है, साथ ही साथ सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड। तो ये जो सेमी वाला रीजन है यानी कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन्स के बीच वाला जो रीजन हमारा मिल रहा है, जहाँ पर हमें घास के मैदान भी मिलते हैं, वहाँ पर तो जो वो सॉइल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पेडोकल्स के नाम से। अब जो पेडोकल्स हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है चेस्टनट। फिर एक नाम आएगा रेड चेस्टनट का, चेरनोजेम, जिसको हम ब्लैक सॉइल के तौर पे देखते हैं, प्रेरी, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्रेरी रेड सॉइल। तो ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था जो हमें यहाँ पर देना था। देखिए इसमें यही बात की है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेडोकल्स। तो मैंने आपको जैसे पेडोकल्स बताया कि पेडोकल्स होते कौन हैं, तो जो हमारे घास के भूमि वाले क्षेत्र हैं, अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, अर्ध आर्द्र क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो हमें मिलती हैं मिट्टियाँ वो हमारी क्या कहलाती हैं? पेडोकल्स। तो अब फिर आगे देखें तो जो हमारा फॉरेस्ट रीजन है, ग्रासलैंड्स रीजन है, वहाँ पर हमें सॉइल मिलेगी, तो ये फोर्थ टाइप की। फिर फिफ्थ यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट रीजन्स हैं वहाँ पर जो हमें मिलती हैं। फिर साथ ही साथ कुछ हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में जो हमारी लेटराइट सॉइल मिलती है। तो ऐसे 6 टाइप में 21 को क्लासीफाई किया गया है। अब मैं अगर अपने टॉपिक पे आता हूँ फिर, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेडोकल्स हैं, तो पेडोकल्स के अंतर्गत हमारे पास 5 टाइप की सॉइल्स आती हैं। तो जो ये 5 टाइप्स की सॉइल आती हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम आता है चेस्टनट का, चेस्टनट के बाद रेड चेस्टनट का, फिर चेरनोजेम, फिर प्रेरी और फिर प्रेरी रेड सॉइल। तो अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि इन सॉइल्स में क्या होता है। तो देखिए जो पेडोकल्स हैं, तो पेडोकल्स में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले एक नाम बोलूँगा चेरनोजेम। तो चेरनोजेम भी पेडोकल के अंतर्गत आती है और ये एक सेमी डेजर्ट क्लाइमेटिक जो हमारा रीजन्स होते हैं वहाँ पर डेवलप होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट तो हमें मिलता नहीं है, तो जो हमारी मिट्टी है वो कुछ ये कहा जाए कि फाइन नहीं होती है, मतलब भुरभुरी टाइप की होती है। फिर यहाँ पर जो आर्द्रता है यानी कि जो मॉइस्चर है उसको ये जो होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा मिलती है। जो सबसे ज़्यादा ये हमें सॉइल मिलता है वो यूक्रेन में, यूएसए के रीजन्स में मिलता है, जहाँ पर हमारे पास जो नीचे सदर्न यूएसए रीजन है यानी कि दक्षिणी अमेरिका वाला रीजन, फिर जो दक्षिणी महाद्वीप के देश हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के, और जो हमारे डाउन्स के रीजन हैं वहाँ पर, यानी कि जो घास के मरुस्थल, घास के जो मैदान हैं वो और जो मरुस्थलों के बीच के क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें इस प्रकार की मिट्टियाँ ज़्यादा विकसित होती हैं। यहाँ पर जो गेहूं है उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, तो चेरनोजेम का ये भी एक सबसे बड़ा फीचर है। फिर देखें तो एक प्रेरी टाइप मिट्टी, तो प्रेरी टाइप ये भी हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो 5 आती हैं उसमें प्रेरी टाइप सॉइल भी आता है, तो वो भी एक पेडोकल ग्रुप का ही भाग है। कहाँ मिलेगी? घास के मैदानों वाले क्षेत्र में। फिर इस वाले रीजन में जो मेज़ है, मक्का है, वो भी बहुत अच्छा उपजता है। तो ये हमारे पास 2-3 टाइप की हो गई। फिर एक चेस्टनट भी इसी का ही एक भाग है। तो चेस्टनट को अगर हम देखें तो चेस्टनट भी लगभग इन्हीं से ही मिलती जुलती है, और ये भी हमें नॉर्थ अमेरिका के रीजन में मिलती है सबसे ज़्यादा। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो हमें पेडोकल्स में पूछा गया, यानी कि सॉइल का जोनल डिस्ट्रीब्यूशन, जोनल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी, तो जो जोनल है उसमें एक नाम मैंने क्या बताया आपको? पेडोकल। तो पेडोकल कौन है? जो हमारे सेमी एरिड, सेमी ह्यूमिड, और साथ ही साथ जो हमारे सेमी टेम्परेट, मतलब टेम्परेट रीजन्स के, और जो हमारे ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स के बॉर्डरिंग रीजन्स में जो हमें ग्रासलैंड्स मिलते हैं वहाँ पे जो डेवलप हुई हुई सॉइल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पेडोकल्स को। तो ये देखिए आप क्वेश्चंस की टेक्निकलिटी, मतलब कैसे आपका बीपीएससी पूछ रहा है, कैसा यूपीएससी पूछ रहा है और कैसा यूपीपीएससी पूछ रहा है। तो मेनली मैं यहाँ पे 3 ही एग्ज़ाम्स को बार बार एनालाइज कर रहा हूँ। तो जो एनालाइज कर रहा हूँ मैं, तो मेरा आपसे एक ही इंटेंशन है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको कैसी स्ट्रेटजी को लेके चलना है। तो इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है आपको मेरी बात अभी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी से ना समझ आ रही हो, लेकिन
आप अगर देखें तो ये चीज़ें वर्क करती हैं कहीं ना कहीं। तो जो स्ट्रेटजी है उसका ऊपर सारा सिलेक्शन बेस करेगा, और आपको स्ट्रेटजी कैसे बना के चलनी है, कैसे प्री के लिए, कैसे मेंस के लिए और कैसे फर्दर इंटरव्यू के लिए। तो आप स्टडी करिए, सब्जेक्ट के ऊपर गहन अध्ययन करिए। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, हाउ डज नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ इन सीटू सॉइल्स। प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार स्वस्थानीय मृदाओं के निर्माण को प्रभावित करती हैं। देखिए ये एक बहुत ही कनेक्टिंग क्वेश्चन है। अब अगर कनेक्टिंग क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपको नेचुरल वेजिटेशन और साथ ही साथ इन सीटू सॉइल। तो इन सीटू सॉइल्स का मतलब ये कि जहाँ पर मतलब किसी भी एक ऐसे रीजन में जो सॉइल का डेवलपमेंट होगा वो उसी पर्टिकुलर रीजन्स के इम्पैक्ट से होगा। तो जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन है, तो हमें पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हम जहाँ जहाँ पर जैसी वेजिटेशन मिलती है उसी वेजिटेशन के बिहाफ पे हम वहाँ के सराउंडिंग रीजन्स में या फिर उन रीजन्स में सॉइल का डेवलपमेंट देखते हैं। तो अगर हम अपने नेचुरल वेजिटेशन वाले रीजन्स को अच्छे से जानते होंगे कि हम यानी कि अच्छे से हमने उसको समझ रखा होगा, तो डेफिनेटली हमें ये अपना क्वेश्चन को एग्जाम्पल के फॉर्म में देने से और आसान हो जाएगा, और जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा आंसर का वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ नेचुरल वेजिटेशन, तो देखिए जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन की प्रेजेंस ज़्यादा मिलेगी तो सबसे बड़ा एक उसमें ये मिलेगा कि उस सराउंडिंग रीजन में जो सॉइल है वहाँ पे ह्यूमस की कमी नहीं होगी। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे तो जो वेजिटेशन जहाँ पे डेंस है, फॉरेस्ट रीजन डेंस है, वहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा कि ह्यूमस कम मिलेगा, ह्यूमस अबंडेंस में मिलेगा, क्योंकि जो पत्ते हैं ये इनका डिग्रेडेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये ह्यूमस को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो कार्बनिक मैटर है वो भी हमारा सॉइल में ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी के सारा फैक्टर, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर अगर मैं बात करूँ जैसे कि कोई पेड़ हैं, अगर वो गिर गए, ख़राब हो गए, डिकम्पोज हो गए, तो फर्दर कार्बन में चेंज हो गए, और कार्बन के चेंज होने के बाद उनसे फिर जो कार्बन का मैटर है वो हमारे सॉइल में इनरिचमेंट होने लगा। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है अगर डेंस होगी तो वहाँ पर एनिमल्स वगैरह भी ज़्यादा मिलेंगे। अब जैसे एनिमल्स वगैरह की वहाँ पर बहुलता होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर भी जो माइनर मिनरल्स हैं, यानी कि जो हमें यहाँ पर मिलेंगे, मतलब इन फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन जो डेंस रीजन है तो वहाँ पर भी जो मिनरल्स का इनरिचमेंट होगा सॉइल के अंदर वो अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करें अपने डेजर्टिक रीजन्स की, ग्रासलैंड रीजन्स की, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमारा सॉइल का इनरिचमेंट कुछ और तरीके से होगा। तो ऐसे हम अपने इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेरनोज़ेम एंड सीयरोज़ेम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरनोज़ेम एवं सीरोज़ेम मृदाओं के लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे देखिए मैंने आपको चेरनोज़ेम बताया, तो चेरनोज़ेम किसका भाग है? एक पेडोकल का। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, पेडोकल्स ग्रुप के अंदर कौन आती है? चेरनोज़ेम। तो चेरोज़ेम को आप पहले ब्रीफ करिए। तो चेरनोज़ेम में कौन कौन सा सॉइल में कहाँ पर इसका एक्सपेंशन है, कहाँ कहाँ पर हमें ये मिलती है, तो चेरनोज़ेम को आप ब्रीफ करें। फिर जो हमें डिस्टिंग्विश करना है वो चेरनोज़ेम और सीयरोज़ेम को, और फिर हम करेंगे डिस्क्राइब सीयरोज़ेम को। तो देखते हैं सीयरोज़ेम सॉइल क्या होती हैं, कहाँ पर वर्ल्ड में मिलती हैं, क्या इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो अगर अब हम बात करें सीयरोज़ेम सॉइल की, तो सीयरोज़ेम सॉइल के बारे में एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, ये मेनली सब ट्रॉपिकल, कुछ हमारे जो ड्राइड रीजन्स होते हैं, डेजर्ट रीजन्स होते हैं, जहाँ पर सराउंडिंग मतलब ट्रॉपिकल भी है और डेजर्ट्स भी रीजन हैं, वो उनके सराउंडिंग रीजन्स में ये हमारी सॉइल डेवलप होती हुई मिलती है। इस सॉइल में एक सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बोनेट्स मिलते हैं,
लाइम की प्रेजेंस रहती है और साथ ही साथ कुछ सल्फाइड्स वगैरह भी हमें इसमें मिलते हैं। तो ये हमारे दोनों ग्रुप्स का एक डिफरेंस है। और चेरनोज़ेम जो है वो एक बहुत यूटिलिटी की सॉइल है। अब जैसे हमने देखा चेरनोज़ेम वाले सॉइल्स के अंदर हमें क्या मिलता है, मेज़ मिलता है, वीट मिलता है, लेकिन सीरोज़ेम को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अधिक फर्टाइल सॉइल नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी आपको उतनी ही कॉस्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। तो चेरनोज़ेम जो है ये एक वर्ल्ड की रिनोन्ड सॉइल के अंतर्गत आती है और सीरोज़ेम इतनी मतलब ये फेमस सॉइल और प्रोडक्टिव सॉइल नहीं है। तो यूपीएससी 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम ऐसे डिस्टिंग्विश करके ब्रीफ कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय soil pollution? Delineate the areas vulnerable to it in India and suggest remedial measures. मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? भारत में मृदा प्रदूषण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को निरूपित कीजिए तथा इसके उपचारात्मक उपाय कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कि यहाँ पर जो ये लिखा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ऐसे मत लीजिएगा। फिर मैं अगर बात करता हूँ सॉइल पॉल्यूशन की, तो देखिए सॉइल पॉल्यूशन जो है ये हमारा एक तरीके का लैंड का डिग्रेडेशन है। अब लैंड का डिग्रेडेशन होना कई टाइप से हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो ह्यूमन या फिर मैन मेड केमिकल्स हैं, जब हमारा इन केमिकल्स का अल्ट्रेशन होने लगेगा, यानी कि ये सॉइल में मिक्स होने लगेंगे और सॉइल के नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने लगेंगे, तो देन डेफिनेटली इट इज़ नोन एज सॉइल पॉल्यूशन। यानी कि जो हमारा सॉइल पॉल्यूशन है वो क्यों होता है? जब हमारे ह्यूमन या मैन मेड केमिकल्स उसमें अनइवनली अल्टर करने लग जाएं। अब अगर हम देखें तो जो हमारा ये अल्ट्रेशन है, ये अल्ट्रेशन क्यों होता है? तो अल्ट्रेशन के जो होने में सबसे बड़ी जो एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल केमिकल, जैसे कि हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ करते हैं एक्सेस में, तो डेफिनेटली वो एक कॉज बन के आएगा सॉइल पॉल्यूशन का। जैसे कि वेस्ट है सिटीज़ का, तो जो ये वेस्ट है सिटीज़ का, तो इन सिटीज़ के वेस्ट को अगर हम अच्छे से डिस्पोज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसका एक रिज़ल्ट ये मिलता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये अनइवनली हमारे सॉइल में मिलने लग जाता है और फिर उससे सॉइल पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। पेस्टिसाइड्स जिनका हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के ऊपर, साथ ही साथ अगर हम बात करें फिर अगर हम पेस्टिसाइड्स को छोड़ें तो देखें कुछ हैवी मेटल्स हैं जिनको हम डिस्चार्ज करते हैं, तो उनसे भी सॉइल पॉल्यूशन का चांसेस बढ़ने लगते हैं। एसिड रेन हो जाए तो भी डेफिनेटली सॉइल पॉल्यूशन मिलेगा। पेट्रोकेमिकल्स जैसे कि अगर हम देखें जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हैं, तो वो अपने वेस्ट मटेरियल को क्या कर देती हैं, बाहर डिस्चार्ज कर देती हैं, और वो हमारे सॉइल के अपर लेयर्स में आ जाएँ तो डेफिनेटली वो क्या करना शुरू करेंगी, एक इम्पैक्ट डालेंगी और सॉइल पॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से कोई गैस लीक हो जाए, कहीं से कोई वेस्ट मैटर है जो बाहर आ जाए, तो डेफिनेटली उससे भी क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। अब जो क्वेश्चन हमसे दिया गया, तो यहाँ पे हमने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया सॉइल पॉल्यूशन का। डिलिनिएट द एरियाज वल्नरेबल टू इट इन इंडिया एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। तो अगर मैं इसको बिल्कुल करंट से जोड़ के मैं अगर लिखूँ तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया का 30% लैंड एरिया है वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। जो मेजर एरिया है जो इसके अंतर्गत आ रहा है उसमें एक है यूपी, मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीजन है, कर्नाटका और फिर कुछ हिमाचल प्रदेश। मतलब ये मैक्सिमम स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें सॉइल पॉल्यूशन मिल रहा है। या तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत रैपिडली हो रही हैं तो भी हमें सॉइल पॉल्यूशन मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का भी सेटअप है। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट को या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही से ट्रीटमेंट या डिस्पोज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो एक हमारे लिए इम्पैक्ट बन के आ रहा है, और इन स्टेट्स में हमें ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। अब ये तो मैंने आपको कुछ एरियाज़ के बारे में बताया। अब अगर मैं इसको करंट में देखूं तो करंट में एक हमारे पास कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये एक कन्वेंशन है जिसके अंतर्गत जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, जो हमारे सॉइल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसको उठाया जाता है कि जो हमारी भूमि है वो बहुत तेज़ी से बंजर हो रही है,
तो उसको कैसा करा जाए, रोका जाए। तो कैसे कैसे रोका जाएगा? तो इंडिया ने अपने इस UNCCD में एक टारगेट लिया है और वो ये कहता है कि 2030 तक हम इंडिया को टोटल एक लैंड डिग्रेडेशन फ्री कंट्री बना देंगे। तो इसी के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं। अब इसी स्टेप्स में अगर फिर हम डिस्कस करें तो जैसे कि जो अहमदाबाद का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसरो का, तो उन्होंने एक एटलस के नाम से एक पोर्टल कह सकते हैं कि इन्होंने अपना लॉन्च किया है, जिसका सिर्फ यही काम है कि जो पूरे इंडिया में जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको ट्रेस करना और उसको मैप के ऊपर देना। तो जैसे इस तरीके के पोर्टल्स हैं या वेबसाइट्स हैं तो उनको पीटी में भी पूछा जाता है ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस की वजह से। अगर हम मेंस में देखें तो हम उसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ रेमेडियल मेजर्स थे जिनको हमने दिखाया एक टेक्निकल मैनर में, जैसे कि इसरो ने ये स्टेप लिया। अब अगर हम और देखें रेमेडियल मेजर्स तो सबसे बेस्ट एग्जांपल फॉरेस्टेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो हमारा वेस्ट डिस्चार्ज है उसको हम सही से ट्रीट करें, जो हमारे सिटी के बाहर के डिस्पोजल एरिया हैं उनको हम लिमिट करें, कैसे हम उनको ट्रीटमेंट में लेके आएंगे। तो ये सब हमारे रेमेडियल मेजर्स हैं जो हम इसमें दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्राजोनल एंड अजोनल सॉइल। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अजोनल सॉइल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जोनल और इंट्राजोनल की, तो देखिए जो इंट्राजोनल सॉइल है, तो इंट्राजोनल सॉइल के बारे में एक बात तो ये कही जाएगी कि इस कैटेगरी की जो हमारी सॉइल है उन रीजन्स में होता है जहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, और या फिर हम ये कहें कि जो वाटर है वो बहुत अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता है। इसीलिए इन सॉइल्स को हम पुअरली ड्रेन्ड सॉइल भी कहते हैं। इन सॉइल्स में देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस ज़्यादा होता है। कुछ ये कहा गया कि जो हमारे सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं वो भी हमें इस टाइप के सॉइल में ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इंट्राजोनल। फिर अगर हम देखें तो इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है और उसको भी 12 ग्रुप्स में रखा गया। तो सबसे पहला जो हमारे पास एक टाइप है, तो उसमें अगर हम नाम लें तो जो हमारे ड्राई रीजन्स हैं और जो हमारे सी के आसपास का रीजन जहाँ पर हमारा पानी भरा रहता है, यानी कि वो परफेक्टली ड्रेन रीजन नहीं है, समुद्र से पानी तो आ गया है पर वो वापस नहीं जा पा रहा है। तो उस टाइप में अगर हम देखें तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आएगा वो हमारा सैलीन सॉइल, फिर अल्कलाइन सॉइल, फिर एक नाम आएगा सोलोथ, फिर एक हमारा इसी इंट्राजोनल में जो सेकंड कैटेगरी है उसमें एक नाम आता है मार्शी लैंड्स की सॉइल। तो मार्शी लैंड में अगर हम देखें तो इसमें बांगर वाला रीजन आएगा, जो अल्पाइन ग्रासलैंड सॉइल है वो आएंगी इसमें। फिर कई सारे टेक्निकल नाम हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ बॉग सॉइल, फिर अगर मैं कहूँ प्लानो सॉइल, फिर हम कहें अगर तो वाटर लेटराइट। तो ये हमारा एक सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी जो इंट्राजोनल में आएगी वो कैल्शियम बेस सॉइल। तो कैल्शियम बेस में अगर हम देखें तो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है जो इंट्राजोनल में आता है रेड जिना। रेड जिना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है जो हमारा इसी इंट्राजोनल में आता है। फिर अगर हम बात करें इंट्राजोनल की, यानी कि एक हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, अब हम बताते हैं अजोनल। तो देखिए इंट्राजोनल वो जहाँ पर पानी के भरने से जो सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे अजोनल सॉइल में कुछ ऐसे कह सकते हैं कि ये वो सॉइल हैं जो भी फुल्ली डेवलप नहीं हुई हैं। तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स इसको क्या कहते हैं, एक न्यू, एक ये कहा गया कि बहुत सारे ज्योग्राफर्स का ये सेंस है इस सॉइल के बारे में कहना कि जो ये अजोनल सॉइल है ये भी न्यू है, यानी कि ये भी डेवलपमेंट के फेस में जा रही है। और जब ये डेवलपमेंट के फेस में जाएगी और कुछ समय बाद ये ओल्ड हो जाएगी तो डेफिनेटली ये एक फॉर्मेशन होगा या फिर एक नई सॉइल बन जाएगी। लेकिन किसी किसी का इसके अंदर मतभेद है और बहुत सारे ज्योग्राफर्स इसको ऐसा कहेंगे कि नहीं, ये जो सॉइल है ये मेनली उन रीजन में होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप है,
यानी कि सॉइल रुकी और फिर तुरंत इरोजन होना शुरू हो गया। फिर अगर हम देखें तो इसको टाइम नहीं मिल पाया है, तो ये अभी ना फुल्ली अनडेवलप्ड सॉइल है, और इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अजोनल सॉइल में। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंतर्गत कुछ हमारे जो नाम आएंगे, तो एक लिथोसॉल आएगा, फिर अगर मैं कहूं तो एक सैंडी सॉइल आएगा यानी कि रेतीली मिट्टी आएंगी, और फिर जलोढ़ की जो कांप मिट्टियाँ यानी कि जो हमारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमारा सी का बिल्कुल टच है रिवर से, उन रीजन्स में तो हमें ये सॉइल देखने को मिलेगी। अब ये कहता है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अजोनल सॉइल। तो देखिए अजोनल सॉइल की अगर हम बात करें तो इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो हमें इनकी जो यूटिलिटी मिलेगी, तो इस यूटिलिटी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि कुछ नए नए ऐसे पेड़ मिलेंगे जहाँ पर पानी बहुत कम देर के लिए रुकता है, लेकिन वहाँ पर वनस्पति उगे होते हैं। तो ये जो सॉइल है ऐसा अपना रोल वहाँ पर प्ले करती है। तो ये हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट है अजोनल सॉइल की। तो इंट्राजोनल भी हमने देखा, अजोनल भी देखा, तो इतना ही। मैं तो आपको सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा इसका एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं कह सकता, लेकिन एक पिक्चर है जो मैं बनाना चाहता हूँ आपके माइंड में कि आप इसको ऐसे दें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिंग आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटराइट सॉइल्स इन इंडिया एंड देयर स्पेसिफिक यूज फॉर एग्रीकल्चर। भारत में लेटराइट मिट्टी के वितरण पर और कृषि के लिए इसके विशिष्ट उपयोग पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन बहुत ही रिलेटिव और साथ ही साथ कनेक्टिंग, यानी कि लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेटराइट सॉइल है किस एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, और साथ ही साथ इसके हम डिफरेंट किस टाइप में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि लेटराइट सॉइल है तो वो कहाँ पर मिलती है। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये हमें मिलता है केरल और कर्नाटक, और कर्नाटक में चिकमंगलूर, शिमोगा, कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, कोडागू, बेलगाम, धारवाड़, बीदर, बेंगलोर, हासन, कोलार, मैसूर। यानी कि आप देखें तो मेजॉरिटी में कर्नाटक में हमें क्या मिलता है, लेटराइट। और लेटराइट से क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, बागानी कृषि, यानी कि काजू की उपज, कहवा, कॉफ़ी हमें वहाँ मिलेगी। महाराष्ट्र में अगर जाएं तो हम साउथ के रीजन में रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, फिर आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, मैंने आपको एक्सपेंशन दिखाया था पिछले में, फिर साथ ही साथ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये मिलता है, बर्धमान और बीरभूम, तो मुझे एग्जैक्टली पता है। फिर अगर मैं बात करूं असोम में भी मिलेगा, तो असोम में लखीमपुर है। फिर अगर हम देखें तो एक शिव सागर है। मेघालय में जो गारो हिल्स हैं वहाँ पर, और अगर हम फिर बात करें तो झारखंड में संथाल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, और मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताया। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में इन चीज़ों को बिल्कुल ब्रीफ मतलब एग्जैक्टली देते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स भी आपको एग्जैक्टली मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें कृषि के लिए इसकी विशिष्ट उपयोग, तो देखिए ये जो सॉइल है इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, इसको पानी मिलेगा तो ये मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो ये हार्ड हो जाएगी। अब इसको क्या चाहिए, जिन जिन रीजन्स में ये हमें सॉइल मिलती है तो उन रीजन्स में आप देखें रेनफॉल और ईयर अराउंड रहेगा, तो थोड़ी वर्षा इसको मिलती रहेगी, तो ये जो है एकदम से हार्ड भी नहीं होगी सॉइल, और फाइनली ये सॉफ्ट रहेगी, जिससे कि जो हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो इसके लिए बहुत बेस्ट सूटेड है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए टी, कॉफ़ी, कैश्यू, ये इसके बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे कि इस सॉइल का यूटिलाइज एग्रीकल्चर में किया जा सकता है। फिर अगर हम देखें तो इसका विशिष्ट उपयोग यानी कि स्पेसिफिक यूज फॉर एग्रीकल्चर, तो इसको कॉटन के लायक, हमारा पैडी के लिए, शुगर केन के लिए और पल्सेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होगी कि हमें कुछ फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें जो हम देखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट, लाइम और बायोटिक मैटर, उसकी तो कमी पाई जाती है, लेकिन आयरन, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है।
तो जो हमारे मेजर हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, लाइम है, ह्यूमस है, उनकी तो कमी मिल रही है। तो इसीलिए इसको लेस फर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के लिए ये बेस्ट है। तो हम कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के साथ, इनकी स्पेशलिटी के साथ और फीचर्स को देते हुए हम अपने इस क्वेश्चन को कंपाइल कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमसे यूपीएससी 2014 में पूछा गया। फिर एक और डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमसे यूपीएससी 2016 में किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया एंड देयर स्पेसिफिक यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो अगर मैं ब्लैक सॉइल की बात करूं तो देखिए ब्लैक सॉइल सेल्फ प्लाउड सॉइल है, यानी कि जो इसके अंदर दरारें हैं वो क्या होती हैं, बड़ी बड़ी पड़ जाती हैं, जिससे कि जो एरेजन की प्रोसेस है यानी कि जो एयर है वो काफ़ी नीचे तक इस टॉप सॉइल में चली जाती है। उस लेयर में उसे मिलती हैं प्लांट्स की रूट्स और उन रूट्स को डायरेक्टली नाइट्रोजन की सप्लाई हो जाती है। तो ये जो सॉइल है एक बहुत बेस्ट फीचर है। फिर इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की भी अगर मैं बात करूं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी मानी गई है। अब अगर हम इन ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये एग्जैक्टली हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो जो हमारा वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर ये सबसे अच्छी मिलती है। तो जैसे कि अगर हम देखें मैक्सिमम महाराष्ट्र, साथ ही साथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, होशंगाबाद है, जबलपुर, रायसेन, शहडोल और 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट्स इसके और हैं। फिर अगर हम देखें तो गुजरात है, तो गुजरात में सूरत, भारूच, वडोदरा, साबरकांठा। आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो जैसे कि हम आदिलाबाद, वारंगल, खम्मम, महबूब नगर, कुर्नूल, यानी कि जो हमारा तेलंगाना और आंध्रा वाला रीजन है वहाँ पर। फिर अगर हम बात करें तो कर्नाटक में ये हमें अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, बीदर, यानी कि जहाँ पर लेटराइट नहीं है उस रीजन में हमें क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है कर्नाटक में। और जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर अलूवियल कोस्टल, वो तो हमें फिर पता ही, तो कर्नाटक का तो बिल्कुल क्लियर है। फिर तमिलनाडु का रीजन आएगा, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, मदुराई। फिर अगर हम देखें यूपी में तो यूपी में कुछ हमारा जालौन और हमीरपुर, बांदा, झांसी, यानी कि बुंदेलखंड रीजन, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें पूरा एक्सपेंशन देखने को मिला और इनकी जो एवरेज रेनफॉल है इन रीजन की वो मैक्सिमम 50 to 75, तो और जो इनकी रेनफॉल का ड्यूरेशन है इन एरियाज़ का वो 30 to 50 डेज़ के बीच का है। अब अगर हम देखें तो ये लाइट एक तरीके से कहा जाए कि कुछ डार्क इनका ब्लैक कलर हमें मिलेगा और कहीं कहीं पे लाइट ब्लैक भी मिलेगा। आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनमें ह्यूज क्वांटिटी में यानी कि एक अच्छी मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यानी कि बिल्कुल सेम वही जो लेटराइट में कमी थी वही हमें ब्लैक सॉइल में कमी मिलती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो इनके जल धारण करने की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी मानी गई है। तो थोड़ा भी भीगने पर ये ठोस हो जाए, मतलब एकदम से पानी को पकड़ लेती है। और फिर ये देखा जाए जैसे ही इसमें पानी की कमी आने लगती तो दरारें बढ़ने लगती हैं। जो मैंने आपको एरेजन की प्रोसेस बताई, सारी मैंने आपको क्रॉप्स भी बताए, जिन जिन रीजन्स में जिन जिन क्रॉप्स। अब जैसे कि अगर आप देखें तो जैसे नागपुर रीजन है तो वो साइट्रस फ्रूट्स का है, तो वहाँ पर आप देखें लेमन वगैरह का भी कल्टीवेशन अच्छा किया जाता है, ग्रेप्स का कल्टीवेशन। तो ऐसे फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए भी ये सॉइल बहुत यूज़फुल है। तो ये हमने कुछ इसका, मैंने आपको एक एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशलिटी और कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया जहाँ जहाँ पर हमें इसकी क्रॉप्स का यूटिलिटी मिलती है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन अकाउंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इश्यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के मुद्दों का एक विवरण दीजिए। तो जैसे कि मैं आज यहाँ पर सॉइल की बात कर रहा था तभी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया। अब देखिए फूड सिक्योरिटी इश्यूज हमारे इंडिया में अगर मैं प्रेजेंट टाइम पे बात करूं तो 284 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। मतलब ये मैंने बिल्कुल आपको लेटेस्ट फिगर्स दी हैं। तो अगर हम 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो
ये मुझे वहाँ पर कुछ ऐसी फिगर्स देखने को मिली। अब यहाँ तक तो हमारे पास प्रोडक्शन हुआ, लेकिन आप फिर भी न्यूज़ में ये सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग हंगर के कारण मर गए या डेथ हो गया। तो अगर आप देखेंगे जो फूड सिक्योरिटी है, तो इसके ऊपर कई सारे, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा खाद्य सुरक्षा मिशन। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो फिगर्स हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है फ्रॉम फार्म लैंड्स टू मार्केट, अप्रॉक्सीमेटली 30% जो हमारी क्रॉप्स प्रोड्यूस है वो वेस्ट चली जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमें जो फार्मलैंड्स हैं उनकी साइज़ भी बहुत छोटी मिलती है। तो जो साइज़ छोटी होती है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी वहाँ पे कम है। तो जिन किसानों ने अपनी फसलों को उगाया तो वो इतना भी नहीं हो पाता है कि वो उनको पूरे साल तक जो उनकी फूड सिक्योरिटी है वो हो पाए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है स्टोरेज की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी ओल्डर यूज़ की जाती हैं, तो उससे भी क्या होता है प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कमी आती है। फिर एक तीसरा इम्पॉर्टेंट हमारा सॉइल, यानी कि जो सॉइल है इसका डिग्रेडेशन होना, ये भी हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 से चलाया गया। तो इन सब को चलाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, जो टेक्निक्स हैं उनको नया यूज़ किया जाए। तो जो फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं हमारे किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वो क्यों हैं? तो टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, साथ ही साथ सॉइल, फिर फाइनेंस की बात करूं अगर मैं, तो फिर बहुत सारा हमने ये भी देखा है कि जो सॉइल है किस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसको कौन सी क्रॉप, यानी कि उस फार्मर को कौन सी क्रॉप को उगाना चाहिए। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे फार्मर्स इस ट्रेंड पे वर्क नहीं करते हैं। तो उसका एक रिज़ल्ट ये देखने को मिलता है कि जो प्रोड्यूस हो रही है वो काफ़ी कम हो रही है। तो ये हम सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ में। अब अगर हम देखें फूड सिक्योरिटी, तो बहुत सारा हमें ऐसा भी, जैसे कि आपने देखें 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंतर्गत फसलों को, अनाज को देने के प्रोविज़न्स किए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत बार ऐसा इश्यूज़ देखने को मिलता है कि फूड की शॉर्टेज। फिर अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारा एग्रीकल्चर के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू रिलेटेड है वो हमारा क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के लिए कहा गया कि इंडिया का क्लाइमेट अनइवन है। कभी कभी बहुत रेनफॉल, कभी कभी बिल्कुल नहीं, कभी एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर, कभी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कंबाइंडली इम्पैक्ट डालते हैं एग्रीकल्चर पे। तो ये सारे इश्यूज़ को हम यहाँ पर दे सकते हैं और अपने इस क्वेश्चन को ब्रीफली बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की, हाउ आर सॉइल एसिडिटी एंड अल्कालाइनिटी रिलेटेड टू सॉइल फर्टिलिटी। मृदा अम्लता व क्षारीयता किस प्रकार मृदा उर्वरता से संबंधित है। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2019। तो बार बार आजकल आप देखें न्यूज़ में सॉइल एसिडिटी और अल्कलिनिटी पे बात चल रही है। अब होता कैसे है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्यों अफेक्ट करता है। जैसे कि कहीं पर ओवर इरिगेशन हो रहा है तो पानी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जमा रहेगा। जब जमा रहेगा तो हमारे पास लीचिंग प्रोसेस और कैपिलरी प्रोसेस, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो लाइटर, वो ऊपर आ जाएंगे। लाइटर आने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो सॉल्ट्स का। साथ ही साथ अगर हम देखें कुछ हमारे पास लीचिंग की प्रोसेस, जो हमारे हैवियर में मिनरल्स हैं वो क्या करने लगेंगे, नीचे बैठने लगे। तो यहाँ पर खूब सारा सॉल्ट्स का और कार्बोनेट का जमाव हो जाएगा, तो जिससे कि हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारी टॉप सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फाइनली यहाँ वाले रीजन में जो है तो वो एक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सॉल्ट, ये सब मिलके एक वाइट लेयर बना देंगे इसके ऊपर,
जिससे कि ये टोटल लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर आप इसको कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर में, जब तक कि इसके ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ना कर लिए जाएं या टेक्निक्स इसके ऊपर लगा नहीं दी जाएं। तो ये हमारे पास एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सॉइल एसिडिटी और अल्कलिनिटी की सॉइल फर्टिलिटी से। तो अगर हम देखें तो इस टाइप की सॉइल जो हमें मिलती हैं मैक्सिमम जो हमारा डेजर्ट रीजन है, जैसे कि राजस्थान, कुछ हमारे पास उत्तर प्रदेश का ऐसा रीजन जहाँ पर या तो ओवर इरिगेशन की यूज़ होती है या फिर बहुत कम इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बिहार आपको पता ही है, हर समय वहाँ पर हर सीज़न में बाढ़ की समस्या जमती है। हरियाणा की बात करें, फिर अगर हम बात करें तो पंजाब की, फिर महाराष्ट्र की। तो जो हमारे इन रीजन्स का या तो ड्राई रीजन है और वहाँ पर पानी बरसने पे, वर्षा होने पर खूब सारा जमाव हो जाता है और सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो ये जो है अगर हम देखें तो इन अनफर्टाइल रीजन्स को जो लोकल जो नेम्स हैं तो उनमें कहीं कहीं पर इसको कल्लर, कहीं कहीं पर ऊसर भूमि के नाम से भी ना जाना जाता है। और यूपी में तो मतलब बहुत मेजॉरिटी में और एक हाई अमाउंट में 1.25 मिलियन हेक्टेयर पे लगभग हमें यह भूमि देखने को मिलती है। और साथ ही साथ पंजाब में भी 1.21 मिलियन हेक्टेयर, ये सबसे लेटेस्ट फिगर्स हैं जो मैंने यहाँ पर बोली हैं। तो इस टाइप की सॉइल को अगर हम देखें फर्टाइल नहीं बना पा रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर एक सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देना चाहिए उनकी रीजन्स को देखते हुए। फिर अगर हम देखें तो जो ये हमारी सॉइल है, इस सॉइल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि नाइट्रोजन और लाइम की डेफिशिएंसी होती है। फिर यहाँ पर सैलीन है, तो ये सबको पता होगा, ये कॉमन बात है कि सोडियम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट में पाया जाएगा। सॉल्ट्स भी यहाँ पर खूब सारे मिलेंगे। फिर अगर हम देखें जिप्सम, जो हमारी जिप्सम की बेस हमारी क्रॉप्स हैं उनको भी हम यहाँ पर उगा सकते हैं। अब जिप्सम बेस क्रॉप्स की बात अगर हम करें तो उसमें सिर्फ एक आधी नाम आएगा बरसिम वगैरह का, या फिर जिप्सम की बात करें अगर तो शुगर केन का। फिर इसके बाद बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो लाइम और जिप्सम के यूज़ से मतलब के होने से भी ग्रो कर सकती हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बरसिम का नाम लिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पैडी धान, या फिर अगर हम बात करें तो शुगर केन। तो शुगर केन भी एक ऐसी क्रॉप होगी जो कि हमारी जिप्सम बेस कह सकते हैं या फिर लाइम ट्रीटमेंट पे। तो इन सारे जो लोकेशंस हैं, जिन जिन जगहों पर हमें सॉइल सैलिनिटी और अल्केनिलिटी वाले रीजन मिलते हैं, वहाँ पर हम इन क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रो करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये होगी कि हर सॉइल की कंटेमिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर वो क्रॉप हो भी सकती है या नहीं। पर ओवरऑल एवरेज में ये माना जाता है कि जहाँ जहाँ पर सॉइल एसिडिटी अल्कलिनिटी, वहाँ पर कुछ इस टाइप्स की क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। और साथ ही साथ इन जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड किया जा सकता है। तो अगर हम देखें इसके एडिशनली हमारे पास वीट है, कॉटन है, शुगर केन है, टोबैको है, और इनकी भी हम कुछ यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो 250 वर्ड्स में है। अब 250 वर्ड्स में है तो आपको पहले एक पूरी चीज़ों को वहाँ पर देना पड़ेगा कि सॉइल फर्टिलिटी कितनी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी उनकी कम होनी चाहिए, यानी कि जो सॉइल एसिडिटी और अल्कलिनिटी है वो किसी भी एक रीजन की सॉइल फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगी। बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी कि ऊपर के लेयर में सिर्फ सॉल्ट्स ही एक्यूमुलेट कर जाएं तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट्स करना पड़ेंगे, कुछ उसके ऊपर टेक्निक्स हैं लगाना पड़ेंगी, और कुछ टाइप्स के फर्टिलाइज़र्स हैं जिनका आपको कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को कुछ हम अपना ब्रीफ दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि यूपीएससी 2015 में हमसे पूछा गया था। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारा जो वीडियो था ये हमने आज सॉइल पे डिस्कस किया कि सॉइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं
यूपी में कैसे पूछेगा, बिहार में कैसे पूछेगा और फाइनली यूपीएससी में कैसे। तो यूपीएससी में कुछ हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स देखने को मिले और काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।